दोस्तों बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे एमडी ने रिजाइन कर दिया है और इस खबर के बाद यहाँ पे गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जेफरीज ने अब रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और जो टारगेट था उसको बहुत नीचे लाया है एमडी के इस बड़े फैसले के बाद। तो क्या है पूरी अपडेट उसको अच्छे से समझेंगे और फंडामेंटली बंधन बैंक कितनी मजबूत है, क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्वार्टर फोर की क्या संभावना होगी, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है और आप समझ सकते हो कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसको लेकर जेफरीज ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया, टारगेट को बढ़ा दिया है। तो एक तरफ तो टारगेट गिराया गया है बंधन बैंक का, लेकिन दूसरी तरफ जेफरीज ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टारगेट बढ़ा दिया है। तो अब क्वार्टर फोर भी आने वाला है, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इन दोनों प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बंधन बैंक के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई, लगभग 6% की गिरावट के साथ 185 पर, और कुछ समय के लिए 187 तक स्टॉक गया। लेकिन एक तरह से देखें तो जो निगेटिव खबर निकल गया उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू हो गया और ज़बरदस्त बिकवाली शुरू हुई। 179 का इसने लो बना दिया। इस समय निचले लेवल से फिर रिकवर हुआ है और जहाँ पे शुरुआत हुई थी उसी लेवल के आसपास ट्रेड करा है, यानी 185 के आसपास, जहाँ पे 6.08% की गिरावट है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 अप्रैल को स्टॉक 187 के आसपास था, जहाँ पे 4.4% की शानदार तेजी बनी। 2 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 193 के आसपास थी, जहाँ पे 2.8% की फिर से अच्छी तेजी बनी। और 3 अप्रैल को स्टॉक 190 के आसपास आ गया 1.3% की गिरावट के साथ। लेकिन 4 अप्रैल को स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी फिर बताई और स्टॉक 197 तक पहुंच गया 3.9% की बम्पर तेजी के साथ। 5 अप्रैल को इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई, स्टॉक की क्लोजिंग 197 के आसपास थी 0.3% की गिरावट के साथ। और आज एक बड़ी निगेटिव खबर के दम पे स्टॉक फिर से ज़बरदस्त नीचे आया। वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 4-5 सालों से अंडर वैल्यू स्टॉक है, लगातार इसने निगेटिव रिटर्न ही दिया है। पिछले 5 सालों में इसने 66% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में 41% स्टॉक गिर चुका है। 1 ईयर के हिसाब से भी जिसने निवेश किया उसको 10% का लॉस हो रहा है। पिछले 6 महीने में तो स्टॉक में 25% की बड़ी गिरावट हुई है और 3 मंथ के हिसाब से 26% का भारी भरकम लॉस हुआ है। पिछले 1 महीने में 6% स्टॉक गिरा है। सिर्फ 1 वीक के हिसाब से 2% की तेजी है। ओवरऑल 1 डे के हिसाब से फिर से 6% की गिरावट है, यानी स्टॉक लगातार रेड में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। और अब क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे आगे। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, बंधन बैंक के संस्थापक और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद में जो अब जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि करंट लेवल से 40% की भारी भरकम गिरावट हो सकती है। तो इस साल 9 जुलाई को उन्होंने, आप देख लो कि इस्तीफे का ऐलान किया है। तो जेफरीज ने बंधन बैंक की रेटिंग को अंडर परफॉर्म कर दिया है डाउनग्रेड करके। पहले जो बाय की रेटिंग थी, टारगेट प्राइस को 40% घटा दिया है। पहले 290 का टारगेट था, अब इस 290 के टारगेट को घटा के उन्होंने 170 का टारगेट कर दिया है। तो मौजूदा प्राइस से देखें तो 14% की और गिरावट हो सकती है। 2024 में अब तक बंधन में जो निफ्टी बैंक इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला साबित हुआ और इसमें 20% की गिरावट हुई है। तो जेफरीज ने अपने नोट में लिखा है कि फाउंडर का जो रिजिग्नेशन है यह एक तरह से बैंक के लिए एक सेटबैक साबित होगा। बैंक को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना बनेगी। भले ही बोर्ड ने 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी थी यहाँ पे सीईओ एमडी को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी फ़िलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये मंजूरी थी इसको भी प्रस्ताव को पास नहीं किया गया था, लेकिन अब ये देख सकते हो कि इसके पहले ही यहाँ पे इस्तीफा दे दिया गया है। जेफरीज की तरफ से कहा गया कि बैंक में इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे नए हैं। किसी भी संभावित अनिश्चितता से बैंक के लिए धीमी ग्रोथ और उच्च ऋण लागत हो सकती है, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है और ऋण बढ़ सकता है। इन अनिश्चितताओं के परिणाम स्वरूप जेफरीज ने
फाइनेंशियल 2025-26 के लिए क्रेडिट लागत अनुमानों के साथ बंधन बैंक के लिए अपने ग्रोथ आउटलुक को कम कर दिया है। उसे यह उम्मीद है कि ऐसी समय बंधन बैंक का जो मूल्यांकन है वो खतरे में रह सकता है। जो जेफरीज ने आरबीएल बैंक का इस तरह से उदाहरण दिया इस घटना को लेकर, जिसमें एमडी और सीईओ ने विश्ववीर आहूजा ने अचानक पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद अंतरिम सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई थी और एक तरह से बाहरी सीईओ के आने से बाद में बैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो ये देख सकते हो कि कहने का मतलब कि आने वाले समय इसकी संभावना निगेटिव बन सकती है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी बैंक के एमडी और सीईओ के इस्तीफे के बाद आप देखो उन्होंने अपनी राय दी है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बंधन बैंक पर ऐड की रेटिंग दी है और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि इस्तीफा एक नकारात्मक आश्चर्य के रूप में सामने आया और घोष ने बैंक के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके इस्तीफे से बैंक के बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में बदलाव आ सकता है। तो 9 जुलाई को घोष रिटायर होने वाले। आप देख दो कि 30 साल का उनके पास अनुभव है माइक्रो फाइनेंस और डेवलपमेंट बिजनेस का और काफ़ी शानदार तरीके से वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। 3 साल के लिए बोर्ड ने उनकी रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अब उन्होंने अचानक फैसला लिया। घोष का कहना है कि उन्होंने बहुत सारा समय बैंक को दिया, उन्होंने उस बैंक की ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी रखी, लेकिन अब वो रिटायर होना चाहते हैं। वो अब इस पदभार को संभालने के हिसाब से अपने आप को उसके लिए क्षमता के हिसाब से नहीं देख रहे और वो कार्यमुक्त होना चाहते हैं। दूसरी तरफ देख तो यहाँ पे बंधन बैंक को एफ&ओ में बैन कर दिया गया। एनएससी ने ये बैन की लिस्ट में डाल दिया है। तो 8 अप्रैल से यानी आप देख सकते हो आज से यह बैन के श्रेणी में आ चुका है। इसमें अब एफ&ओ ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि जो इसकी लिमिट है उसको क्रॉस किया गया है। 80% लिमिट क्रॉस हुई है। तो आप देख सकते हो कि एफ&ओ बैन में आ चुका है। तो एफ&ओ में इसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। वैसे इसका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा रहा है, भले ही शेयर की प्राइस न बढ़े। आप देखिए रिवेन्यू लगातार बढ़ा। दिसंबर 2022 में 4841 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 5211 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा इसका प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 291 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2023 में 733 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है और नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में 11,202 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 19,584 करोड़ तक पहुँच गया। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव पहलू के माध्यम से। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 10.06% की वृद्धि देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 18,373 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 22.53% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 5,210 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,644% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2,194 करोड़ रहा। एक और पॉइंट पॉजिटिव हुआ है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 152.17% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 732.72 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव हुआ है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 10.43% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक पॉइंट पॉजिटिव हुआ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो देखो कि +1 है। तो इस सेक्टर का जो पी रेशियो है वो देखो कि 22.45 है। इसका पी रेशियो बहुत कम है, यानी इसके लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट नेगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.26 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 11.2% है। ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 से लेकर 20% की चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक और पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज है 39.98% के आसपास। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.07 है, ये हायर देन 1.5 है, तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बना, यानी अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आराम से चुका सकते हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के जो 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट मात्र 2 है और 8 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, 2 न्यूट्रल पॉइंट है, यानी सेहत बहुत अच्छी है बैंक की, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे में एक डिप में खरीदारी का मौका बनता है। अगर आप निचले लेवल पे अगर स्टॉक सेटल हो जाए तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बंधन बैंक आने वर्ष में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन जैसे कि ये घटनाक्रम बनी है उसकी वजह से तो गिरावट थोड़ी और हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें, अभी स्टॉक को सेटल होने दें। चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 83.05 पर स्टॉक ट्रेड का 2.98% की शानदार तेजी देखने को मिली, 3% के आसपास की तेजी है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जेफरी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने इसका टारगेट 100 का रखा है। तो देखो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर देख सकते हो कि ग्लोबल ब्रोकेज हाउस ने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है और देख सकते हो कि करंट लेवल से 24% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, टारगेट 100 तक जा सकता है।
जेफरीज का कहना है कि कंपनी का जो आप देखें तो डिपॉजिट रेशियो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इसके अलावा इसका जो आरओए है उसमें 1.5% की वृद्धि है, रिटर्न ऑन इक्विटी में 14% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2024-27 के लिए स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। करीब 28% की ईपीएस CAGR देखने को मिल रही है, ये ब्रोकरेज फर्म का कहना है। जेफरीज का कहना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, यानी यहाँ से एक अच्छा मौका बन सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बैंक का जो इस समय देखें तो आप समझ सकते हो जो ग्रोथ है उसमें तो इजाफा हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम में वृद्धि हुई है। देख सकते हो जो 30.5% की वृद्धि देखने को मिली, जो 4286.6 करोड़ के आसपास रहा इस बार। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3284.3 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा बैंक का GNPA कम हुआ 2.04% के आसपास, जो दिसंबर क्वार्टर में 2.11% के आसपास था। नेट NPA इस समय 0.68% के आसपास है, पिछले क्वार्टर में भी 0.68 के आसपास ही था। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.42% के आसपास रहा है, दिसंबर क्वार्टर में ये 6.13% के आसपास था और पिछले साल 6.32% के आसपास था। तो कुल मिला के जेफरीज बुलिश है इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, तो उनके हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और बंधन बैंक पे सेल की सलाह है। आरबीआई ने वैसे इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है और जो नियमों का पालन नहीं किया गया उसकी वजह से आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ में 49.70 करोड़ लाख रुपीज़ का जो फाइन है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी लगा है। तो इस समय आरबीआई सख्त है और ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वैसे अगर हम इसके सेल्स देखें तो काफ़ी अच्छे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पिछले 5 सालों में दिखाई दे रहे। पिछले 5 सालों में इसने सेल्स ग्रोथ 20% दिखा है, 3 ईयर के हिसाब से गिर के 12% हुआ था, लेकिन इस TTM 37% है, यानी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी उछाल है, 5 ईयर के हिसाब से 23% था, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 42% हुआ। इस TTM 50% है। तो प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।